वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार करीब 60 साल पुराने साइकोलॉजिकल फिनोमेनन को डीप डाइव करेंगे। आपने कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं अक्सर उसका बिल्कुल उल्टा क्यों करते हैं? आज हम यही समझेंगे कि हमारे दिमाग में चलने वाले इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का आखिर राज क्या है। तो फटाफट से रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे इस साइकोलॉजिकल इच यानी मनोवैज्ञानिक उलझन से, फिर डिसोनेंस के 4 टाइप्स देखेंगे, उसके बाद कुछ पॉप कल्चर के एग्जाम्पल्स लेंगे, इसे कम करने के तरीके समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये इतना मैटर क्यों करता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द साइकोलॉजिकल इच। आखिर ये दिमागी टकराव क्या है? ये सोचना अपने आप में कितना फैसिनेटिंग है ना, कि दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है जब हमारे पक्के विश्वास हमारे ही एक्शन से टकराते हैं। लोग गलत साबित होने पर भी अपनी बात पर क्यों अड़े रहते हैं? सोचें, कोई बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, पर उसे पता चले कि उसकी फेवरेट कॉफी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। वो कॉफी छोड़ने के बजाय उस रिसर्च को ही गलत क्यों मान लेता है? इसे ऐसे समझिए, ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ आपका डीपली हेल्ड बिलीफ है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है और जान जाती है, राइट? और दूसरी तरफ आपका एक्शन क्या है? रोज एक पैकेट सिगरेट पीना। जब आपका एक असूल आपके ही किसी काम के खिलाफ जाता है तो दिमाग एक भयंकर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, लिटरली एक ऐसी असहजता जिसे हम किसी न किसी तरह बस खत्म करना चाहते हैं। इसी एग्जैक्ट फीलिंग को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब आपके दिमाग में 2 विरोधी बातें, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एक साथ चल रहे हों, तो जो मेंटल टेंशन होती है वही डिसोनेंस है। इसे 1957 में लियोन फेस्टिंगर ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने एक डूम्सडे कल्ट को स्टडी किया था। जब उस कल्ट की दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय ये कहानी बना ली कि हमारी दुआओं की वजह से दुनिया बच गई। ये थ्योरी दिखाती है कि हम अंदर खाने अपनी बातों को इंटरनली कंसिस्टेंट रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि ये मेंटल स्टेट कोई आम सी पैसिव फीलिंग नहीं है जिसे आप सिंपली इग्नोर कर दें। फेस्टिंगर का कहना था कि बिल्कुल वैसे ही जैसे भूख इंसान को खाना खाने पर मजबूर कर देती है, डिसोनेंस इंसान को अपने विचार या एक्शंस बदलने के लिए फोर्स करती है। ये बेचैनी खत्म करने की एक बेहद शक्तिशाली ड्राइव है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 4 टाइप्स ऑफ डिसोनेंस। देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट हमें किस किस तरह से परेशान करता है। साइकोलॉजिस्ट्स ने कॉग्निटिव डिसोनेंस को इन 4 मेन ट्रिगर्स में डिवाइड किया है: बिलीफ डिसकन्फर्मेशन, इंड्यूस्ड कंप्लायंस, एफर्ट जस्टिफिकेशन और पोस्ट डिसिजनल डिसोनेंस। इनमें से हर एक हमारे दिमाग को अनकंफर्टेबल एक्सक्यूजेस बनाने पर मजबूर कर देता है। तो पहला है बिलीफ डिसकन्फर्मेशन। ये तब हिट करता है जब कोई नई इन्फॉर्मेशन हमारे सेट वर्ल्ड व्यू को डायरेक्टली चैलेंज करती है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसी स्टडी पढ़ ली जो आपकी उस फेवरेट डाइट के बेनिफिट्स को कंप्लीटली डिसप्रूव करती हो जिसका आप सबसे ज्यादा प्रचार करते हैं। अब ऐसे में दिमाग के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो एविडेंस को नकार दो या फिर एक आइडेंटिटी क्राइसिस झेलो। दूसरा टाइप है इंड्यूस्ड कंप्लायंस। ये तब होता है जब आप पर अपने ही बिलीव्स के खिलाफ कुछ करने का प्रेशर डाला जाए। फेस्टिंगर के एक बहुत फेमस पेग टर्निंग एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक बिल्कुल ही उबाऊ और बोरिंग टास्क के बारे में झूठ बोलने के लिए सिर्फ $1 दिया गया था। अब रिवॉर्ड इतना कम था कि अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए उनके दिमाग ने सच में ये मनवा लिया कि वो बोरिंग टास्क दरअसल बहुत फन था। क्रेजी है ना? तीसरा टाइप, एफर्ट जस्टिफिकेशन। ये हम सब ने कभी ना कभी फेस किया होगा। ये हमें बताता है कि क्यों हम किसी ऐसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो असल में बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। जैसे किसी ऑफल से म्यूजिक कॉन्सर्ट पर ढेर सारा पैसा और एफर्ट लगाना और बाद में खुद को कन्विंस करना कि यार ये तो मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी इतनी मेहनत हमें टोटली वेस्ट ना लगे। और फाइनली चौथा टाइप है पोस्ट डिसिजनल डिसोनेंस, जिसे हम क्लासिक बायर्स रिमॉर्स भी कहते हैं। किसी भी मुश्किल डिसीजन के बाद ये हमें हॉन्ट करता है। जब आप 2 इक्वली अट्रैक्टिव ऑप्शंस में से एक चुनते हैं तो बाद में आपने जो ऑप्शन चुना है उसकी अच्छाइयों पर दिमाग ओवर फोकस करता है और जो छोड़ दिया उसकी बुराइयां निकालने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अपने डिसीजन पर पछतावा ना हो। तीसरी बात करते हैं पॉप कल्चर की स्टडीज। चलिए इस थियोरी को हमारे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ब्रेकिंग बैड के वॉल्टर वाइट को ही ले लीजिए। एक बिल्कुल सीधा साधा केमिस्ट्री टीचर जो अचानक इल्लीगल ड्रग्स बनाने लगता है।
ये कैरेक्टर पूरे टाइम अपने सेल्फ इमेज कि मैं एक अच्छा फादर हूं और अपने हार्मफुल एक्शंस के बीच फंसा रहता है। डिसोनेंस को दूर करने के लिए उसने क्या बहाना बनाया कि ये सब वो अपने फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। अपने ही दिमाग में उसने अपने क्राइम्स को एक नोबल सैक्रिफाइस बना दिया। उसके बाद मीन गर्ल्स की कैडी हेरन। स्कूल शुरू करते वक्त वो काइंडनेस को बहुत वैल्यू करती है, लेकिन प्लास्टिक्स नाम के उस ग्रुप की सोशल हायरार्की में सर्वाइव करने के लिए वो कंप्लीटली मैनिपुलेटिव और रूथलेस बन जाती है। यहाँ आप सोचेंगे कि कैसे एक इंसान सोशल सर्वाइवल के लिए अपने डीप मॉरल्स को तोड़ मरोड़ देता है और खुद को कन्विंस कर लेता है कि ये क्रुएल्टी तो बस उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने की एक स्ट्रैटेजी है। और दी ऑफिस का माइकल स्कॉट, वो खुद को एक केयरिंग परफेक्ट बॉस मानता है, जबकि उसका बिहेवियर अक्सर बहुत इनसेंसिटिव होता है जो लोगों को हर्ट करता है। इतने इनअप्रोप्रिएट एक्शंस के बाद भी अपनी इमेज बचाने के लिए वो हमेशा सिचुएशंस को या दूसरों को ब्लेम करता है। वो दबा के ये कहता है कि उसका बिहेवियर अनुचित नहीं है, बल्कि लोगों की परवाह करने का एक बहुत ही अलग और अनूठा तरीका है। सेक्शन 4 स्ट्रैटेजीज फॉर रिडक्शन। अब सवाल ये है कि आखिर दिमाग इस इतने भारी प्रेशर को हैंडल कैसे करता है। ये काफी दिलचस्प बात है कि कंज्यूमर रिसर्च ने इन कोपिंग मैकेनिज्म्स को कैटेगरीज में नीटली डिवाइड किया है। इस बेचैनी को कम करने के अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना, बिहेवियर बदल देना, चीजों को ट्रिविलाइज कर देना यानी मामूली समझना, या उनसे इवेड करना यानी टोटली इग्नोर कर देना। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त अपना कितना मेंटल एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविक जिंदगी में अपना बिहेवियर चेंज करना बहुत ही कठिन काम होता है। इसलिए हमारा दिमाग अक्सर शॉर्टकट चुनता है। पहले हम इस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं और फिर हम सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुन लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अपनी आइडियोलॉजी से अलग किसी ओपिनियन को सिंपली अनफॉलो कर देना, या फिर ये मान लेना कि हमारी करनी और कथनी में अंतर है भी तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मुश्किल बिहेवियर चेंज से बेटर हम इग्नोर करना चूज कर लेते हैं। आखिरी हिस्सा, व्हाई डिसोनेंस मैटर्स। आइए देखते हैं कि ये छोटी सी दिमागी उलझन हमारी आम जिंदगी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। 1 मिनट के लिए इसे हेल्थ केयर के नज़रिए से सोचिए। एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हेल्थ ठीक रखना, और दूसरी तरफ एक अग्रेसिव अनप्लेजेंट मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरने का डिस्कम्फर्ट। रिसर्च बताती है कि जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें एक अनकंफर्टेबल टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो डिसोनेंस कम करने के चक्कर में वो अचानक उस टेस्ट के बेनिफिट्स पर ही डाउट करने लगते हैं। बेसिकली हम वो टेस्ट ही अवॉइड करने लगते हैं जो एक्चुअली हमारे फायदे के होते हैं। और इसका असर बहुत बड़े सिस्टेमिक लेवल पर भी दिखता है। लोग ज़रूरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अवॉइड करते हैं, स्मोकिंग या पोल्यूशन जैसी हार्मफुल आदत को जस्टिफाई करते रहते हैं, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इसका बड़ा रोल है। स्टडीज शो करती हैं कि ग्रुप्स अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज यानी विरोधियों से आई हुई एक बेनिफिशियल पीस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पास्ट एनमिटी को रैशनलाइज कर सके और सामने वाले से आई किसी भी अच्छी बात को डीवैल्यू कर सके। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार रुककर सोचिए, पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब आपने सिर्फ अपनी ईगो को बचाने के लिए अपने ही बनाए नैतिक रूल्स को तोड़ दिया था। कॉग्निटिव डिसोनेंस को समझना हमें मानव स्वभाव के एक उस कड़वे सच का सामना करवाता है, जहां हमें खुद से पूछना पड़ता है, क्या हमारे सबसे मजबूत सिद्धांत वाकई में हमारे असूल हैं, या फिर सिर्फ गलत साबित होने की चुभन से बचने के खूबसूरत बहाने। इस बारे में जरूर सोचिएगा।